हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई हम नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, जो कि आज ऑलरेडी मैंने क्लास में कवर करवा दिया था, लेकिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का कहा है तो उसके लिए मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी बच्चा हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो को देख के चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। क्लियर है भाई? अच्छा, मैंने ना एक बेसिक बॉयलर प्लेट रेडी की हुई है। आप देख लें कि index.html की फ़ाइल है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे ना मैंने रन भी किया हुआ है। क्लियर है भाई? बुक को ही फॉलो करते हैं एंड देन बुक से ही देखते हैं। क्लियर है? प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 तक कवर कर लिया था, जिसमें हमने फैमिलियर ऑपरेटर्स जो हैं वो टॉपिक भी कवर कर लिया था, आई गेस क्लास नंबर 1 में। और सेकंड क्लास में मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे। कुछ क्लासेस के लिए आप ये कह लें मैं फंक्शंस को हम स्किप करते हैं, एक क्लास के लिए, दो क्लासों के लिए। आगे हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे ना, जितने भी हम लॉजिक बनाएंगे, वो इस तरीके से करेंगे कि हम उसमें ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो फंक्शन की नॉलेज है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हो, कि हम फंक्शन को ही यूज़ करके ना अपने तमाम के तमाम काम को कर रहे हों। क्लियर है भाई? अच्छा, फेमिलियर ऑपरेटर्स में ना मैंने आपको बताया था भाई, जिस तरीके से प्लस के भी आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और एडिशनल आपके पास आप कह लें सुपर कीवर्ड होता है, ये सुपर पावर होती है। वो क्या होती है बेसिकली, कि आप ना मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे, होपफुली तमाम बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं अगर जल्दी से कवर करूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 mod 2। बेसिकली ये एक रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है? अगर 2 के टेबल में 10 आता है और सक्सेसफुली डिवाइड हो जाता है, जिस तरीके से हम डिवाइड करते थे ना, अगर कोई वैल्यू बच जाती थी जो कि नॉट डिविजिबल बाय थी, तो कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाता था। अगर रिमाइंडर नहीं आता था तो एंड में ज़ीरो आ जाता था। ऐसे ही है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ये बिल्ट इन फीचर है, ये बिल्ट इन आप कह लें एक सुपर कीवर्ड है, जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। मैंने रिलोड करा, ज़ीरो आंसर आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ एंड देन चेक करते हैं 1, कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, इसलिए रिमाइंडर क्या हो गया भाई? 1। क्लियर है? ये जस्ट मैंने एक बेसिक आपको बताया था, और मैंने काफ़ी दफ़ा मैंने बता दिया ये क्लास में, तो होपफुली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है भाई? अच्छा, इसी के साथ साथ, अच्छा यहाँ पे ना हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है वो कवर हो गया है। क्लियर है? अच्छा, चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले ना मैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ ज़रा मूव करना चाहूँगा। चैप्टर नंबर 7 बेसिकली है किस बात पे, आप तमाम बच्चों को याद होगा जब आप मैथमेटिक्स करते थे ना बचपन में, तो हम मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन होते थे उनको सॉल्व करने के लिए एक रूल को फॉलो करते थे। रूल क्या होता था? बोर्ड मास। अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूँ ना, रूल क्या होता था भाई? बोर्ड मास। कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट एंड देन एडिशन। क्लियर है भाई? तो जावास्क्रिप्ट भी यही कहती है कि जावास्क्रिप्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे ना, जो कि आप कैलकुलेशन करते हुए, लाइक जितने भी आप ऑपरेशंस करेंगे कैलकुलेशन के लिए, वो तमाम के तमाम ऑपरेशंस में कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए वो एक रूल को फॉलो करेगी। उस रूल का नाम है बॉड मास। क्लियर है? यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा, मुझे ना इतनी अच्छी एग्जांपल जहन में, आपको याद होगा क्लास में भी नहीं आ रही थी, तो मैंने बुक से ही कॉपी कर ली थी। ज़रा बुक से कॉपी करते हैं, देन चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। मैंने इसको ज़रा कंसोल किया एंड देन चेक करते हैं। देखें, अगर आप अपनी नॉलेज के हिसाब से करेंगे ना, तो आउटपुट आपके ज़रिए में, आपके नज़रिए में क्या बनना चाहिए? 1 + 3 4, एंड देन 4 × 4 16।
आप कहेंगे सर आंसर तो 16 आना चाहिए, ऐसा ही है भाई। जरा चेक कर लेते हैं, मैंने रिलोड करा, आंसर तो 13 आया है, 16 नहीं आया। क्यों? क्योंकि रूल फॉलो हुआ बोर्ड मास का। सबसे पहले इसने देखा ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है। डिवाइड का ऑपरेटर है, नहीं है। तो इसने कहा मल्टीप्लाई है, हाँ मल्टीप्लाई मौजूद था। तो सबसे पहले इसने मल्टीप्लाई किया, जो भी आउटपुट आया उसमें इसने क्या कर दिया, +1। तो इसीलिए हमारे पास जो फाइनल आउटपुट बना वो क्या बना भाई, 13। क्लियर है? अच्छा सेम इसी तरीके से एक ये एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको कमेंट आउट करता हूं। अब आप बताएं आउटपुट क्या आएगा। अगेन आउटपुट वही आएगा सेम, कि सबसे पहले वो ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, 3 4 से 12, जो भी आंसर आया देन इसमें +1 कर देगा। क्लियर है? तो आउटपुट आप देख लें सेम ही आ रहा है, सही है भाई। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन है, लाइक हम एक ये वाला क्वेश्चन है ना लास्ट, ये भी सॉल्व कर लेते हैं एंड देन हम आगे मूव करते हैं। होपफुली बोर्ड मास का जो रूल है वो आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है भाई। अच्छा ये भी मैंने शॉर्टकट के ज़रिए से ना एक ब्यूटीफुल सा कंसोल कर लिया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, टर्बो कंसोल एक्सटेंशन का नाम है। यहाँ चेक कर लेते हैं भाई आउटपुट क्या आएगा। बोर्ड मास का रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 2 4 से 8, ठीक है, देन मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही है भाई। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 एंड देन +2, 34 आंसर आना चाहिए, ऐसे ही है। ज़रा चेक कर लेते हैं, मैंने रिलोड करा तो आप देखें आउटपुट क्या आ रहा है, 34। इसका मतलब है जो भी हम रूल फॉलो कर रहे हैं वो रूल प्रॉपर फॉलो हो रहा है। अच्छा अभी तो हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसमें आप कह लें ये जो ब्रैकेट्स है ना ये इस तरीके से भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहता हूँ इस तरीके से, ब्रैकेट्स भी ना नेस्टेड है। तो अगेन सेम रूल फॉलो होगा कि सबसे पहले ना वो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेगा। अब वो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जावास्क्रिप्ट की जो भी आप कह लें कंपाइलर रन कर रहा है ना, वो जावास्क्रिप्ट को सॉल्व करने आया तो उसने चेक करा यार ये ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये रूल ऑफ थंब बना लें अपने लिए कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, और अगर ब्रैकेट नेस्टेड है या मल्टीपल है तो सबसे पहले वो चाइल्ड ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। अगर ग्रैंड चाइल्ड है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेगा, देन उससे एक अपर लेवल वाले को, उससे अपर, देन उससे अपर। क्लियर है? तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन ये बाहर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस होगा। क्लियर है भाई? इसी का कोई क्वेश्चन है? होपफुली नहीं होगा। अच्छा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कोई क्वेश्चन है? चले ठीक है भाई, तो समझ आ गया। जावास्क्रिप्ट जो आप कह लें, जो भी जावास्क्रिप्ट काम करती है ना कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो एक रूल के तहत करती है, और रूल का नाम है बोर्ड मास। क्लियर है भाई? रूल का नाम क्या है? बोर्ड मास। सही है भाई? अच्छा चैप्टर नंबर 7 में ना जस्ट हमारे पास यही था, इन्होंने जस्ट हमें यही बताया हुआ था कि बोर्ड मास का जो रूल है ना वो किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। सही है भाई? नाउ मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 6, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स करके एक चैप्टर है, इसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। और शायद क्लास में ना कुछ बच्चों के ये अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो अब यहाँ पे ना ज़रा गौर से देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप तमाम बच्चों की जो भी क्वेरी हो, जो क्वेश्चन हो, वो सॉल्व हो जाए। सही है भाई? मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने कहा वेर नंबर इक्वल्स टू 0,
और मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा भाई नंबर को अपडेट कर दो। कैसे? जो भी नंबर की करंट वैल्यू है उसमें +1 कर दो। क्या कर दो भाई? +1। एंड देन लॉक करके भी देख लेते हैं। मैंने कहा भाई नंबर को आप लॉक करें। आउटपुट क्या आना चाहिए? बाय डिफॉल्ट नंबर 0 है, तो मैंने कहा नहीं, नंबर को अपडेट करो। किससे? जो भी नंबर की वैल्यू है उसमें +1 कर दो। तो आउटपुट क्या आएगा भाई? 1। आउटपुट तो सही आ रहा है, क्लियर है। लेकिन अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें माइनस करना हो, अच्छा प्लस को ना मैं कमेंट आउट करता हूं। देखें, बाय डिफॉल्ट नंबर 0 है और मैंने कहा जो भी नंबर की एक्चुअल वैल्यू है ना उसमें -1 कर दो। रिलोड करा तो -1 भी हो रहा है। ऐसे ही है भाई। जावास्क्रिप्ट में आप कह लें एक सुपर पावर आपको दी गई है या एक सुपर फीचर आपको दिया गया है। वो क्या है? जावास्क्रिप्ट कहती है कि भाई अगर आपको यही काम कराना है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में या तो एक्चुअल वैल्यू में एक को ऐड कराना है या एक को सब्ट्रैक्ट कराना है, सिर्फ सिंगल, अगर कभी भी आपको सिंगल ऐड कराना है या सिंगल सब्ट्रैक्ट कराना है, बेसिकली ये कह लें इंक्रीमेंट कराना है या डिक्रीमेंट कराना है, एक तरीका उसके लिए ये है कि आपने ये लॉन्ग पैटर्न फॉलो करें। दूसरा तरीका क्या है कि जावास्क्रिप्ट कहती है आप डायरेक्ट जस्ट इस तरीके से भी लिख दें नंबर प्लस प्लस, तो भी मैं सेम ही काम करूंगी। जरा चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट जो काम कर रही थी वो ये शॉर्ट स्टेटमेंट काम कर रही है या नहीं। रिलोड करा, आउटपुट क्या आया भाई? 1। ऐसे ये नंबर की वैल्यू 0 थी, प्लस प्लस करा, आउटपुट क्या आ गया? 1। अगर मैं इसको माइनस माइनस कर दूं, बाय डिफॉल्ट नंबर की वैल्यू 0 है, माइनस माइनस करने पे क्या हो जाना चाहिए? -1 हो गए भाई। बेसिकली ये एक शॉर्टकट है या आप कह लें एक शॉर्टकट है। इस अगर आप प्लस प्लस करेंगे तो उसको आप कहेंगे इंक्रीमेंट, आप क्या कहेंगे? इंक्रीमेंट। और अगर आप माइनस करेंगे तो उसको आप कहेंगे डिक्रीमेंट। क्या कहेंगे? डिक्रीमेंट। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास ना दो तरीके के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं। हमारे पास कितने तरीकों के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं? 2 तरीकों के। मैं यहां पे ना जरा लिख भी देता हूं। एक होता है भाई पोस्ट और एक होता है प्री। पोस्ट में होता है वैल्यू अपडेट व्हेन वेरिएबल कॉल सेकंड टाइम। सही है भाई? वैल्यू अपडेट व्हेन वेरिएबल कॉल फर्स्ट टाइम। मैं भी बता भी देता हूं इसका क्या मतलब है। अच्छा, ये कैसे होगा भाई? पोस्ट के अंदर ना, पोस्ट इंक्रीमेंट में जो कि अभी हमने करा है, हमेशा जो भी प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन आएगा वो वेरिएबल के बाद आएगा। जो भी प्लस प्लस या माइनस का साइन आएगा वो किसके बाद आएगा? वेरिएबल के बाद आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है? पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट माइनस को कहते हैं। ठीक है भाई। और अगर वेरिएबल से पहले प्लस प्लस आ जाए लाइक दिस, तो इसको आप कहेंगे प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। क्लियर है? होता क्या है, ये मैंने क्या लिखा है कि वैल्यू अपडेट होगी जब वेरिएबल सेकंड टाइम कॉल होगा, वैल्यू अपडेट होगी जब वेरिएबल फर्स्ट टाइम कॉल होगा। कुछ बच्चों को ना अभी आइट्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो मैं ना कोशिश करता हूँ कि दूसरी एग्जांपल से कराऊं, होपफुली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। से भाई इसको यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं एंड देन यहाँ पे ना नीचे कर लेते हैं। मैंने कहा वेर नंबर, पहले पोस्ट को समझते हैं देन हम आगे चलते हैं। पोस्ट का मतलब है जब भी वेरिएबल सेकंड टाइम कॉल होगा तब वैल्यू अपडेट होगी। मैंने क्या किया भाई, मैंने ना यहाँ पे ना एक लॉक करता हूँ
मैंने कहा लॉक करें आप क्या, नंबर प्लस प्लस, सही है भाई। और इसी के नीचे एक और आप कंसोल कर दें इस तरीके से, सही है। बाय डिफॉल्ट नंबर की वैल्यू 0 है, सही है, और मैंने नंबर प्लस प्लस कर दिया, क्लियर है। नंबर क्या कर दिया मैंने, प्लस प्लस। इसका मतलब है अगर 0 है तो नंबर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1। क्या हो जानी चाहिए, 1। जरा चेक करते हैं। मैं यहां पर आया, रिलोड करा, फर्स्ट टाइम देखें वैल्यू क्या आई, 0 आई, सेकंड टाइम क्या आई, 1। सर ये क्या है, ये तो हमें नहीं पता था। देखिए मैंने यहाँ पे ना बहुत सिंपल करके लिखा है कि अगर आप नंबर के बाद प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन ऐड कर रहे हैं, अगर आप नंबर के बाद प्लस प्लस या माइनस माइनस का साइन ऐड कर रहे हैं तो आप उसके बाद एक और दफ़ा जब वेरिएबल को कॉल करेंगे तभी वो वैल्यू आपको अपडेटेड दिखाएगा, अदरवाइज वैल्यू अपडेटेड नहीं दिखाएगा। जैसे इस केस में हो रहा था, हमने यहाँ पे क्या किया, वेर नंबर इक्वल्स टू 0, मैंने यहाँ पे नंबर को प्लस प्लस या माइनस माइनस कर दिया था, ठीक है भाई। एक दफ़ा मैंने कॉल कर लिया, जब दूसरी दफ़ा मैं उसको कंसोल करता था तो मेरे पास आउटपुट सही आता था। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई। अगर मैं यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा और सिंपल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ नंबर प्लस प्लस। एक दफ़ा नंबर को मैंने इनिशियलाइज करके मैंने इसको अपडेट करा और बाद में दूसरी लाइन में इसको कंसोल करा। एक दफ़ा अपडेट करके जब आप इसको कंसोल करेंगे ना, सेकेंड टाइम वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वैल्यू अपडेटेड आएगी। लेकिन अगर आपने वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल कर लिया कंसोल के ही अंदर तो वैल्यू अपडेट नहीं आएगी, क्योंकि रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी वेरिएबल को सेकंड टाइम कॉल किया जाएगा ना तब वैल्यू वो अपडेटेड दिखाएगा, क्लियर है। और यही सेम काम माइनस माइनस के साथ भी होगा, सही है। बाय डिफॉल्ट उसने वैल्यू को 0 ही रखा और -1 उसने सेकंड टाइम शो करा दिया, सही है भाई। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। एक और हमारे पास आप कह लें तरीका होता है, मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई कंसोल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप नंबर से पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस के साइन ऐड कर देते हैं, सही है भाई। अब जरा इसमें चेक कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है। बाय डिफॉल्ट नंबर की वैल्यू क्या है, 0 है। और मैंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर ना उसको कॉल भी कर लिया है। अब चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है या नहीं, सही है। मैंने स्क्रीन को रिलोड करा तो आप देखें दोनों दफा दोनों जगह पे इसने मुझे क्या करा है, वेरिएबल को या वैल्यू को अपडेट करके शो करा है। ऐसे ही है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर आप इसको गौर से देखें तो होपफुली आप तमाम बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, ठीक है भाई। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर मैं माइनस माइनस कर दूं, दोनों ही टाइम वैल्यू क्या कर रहा है, ये अपडेटेड शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्या काम होता है कि जब भी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम ही कॉल किया जाएगा ना, चाहे आप अपडेट करते हुए कॉल कर दें, वो वैल्यू को अपडेटेड ही शो करेगा और ये वैल्यू को सेकंड टाइम पे अपडेट करके शो करेगा, सही है भाई। क्लियर है? पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, क्लियर है भाई। होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को समझ आया होगा। तो इसी के साथ साथ हमारा जो बुक का चैप्टर नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हो गया है और 7 हम ऑलमोस्ट देख भी चुके हैं। आप देख लें, इन्होंने छोटे छोटे टॉपिक को एक सेपरेट आप कह लें चैप्टर बनाया हुआ है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जावास्क्रिप्ट इजी है, अगर आप इसको सही से अंडरस्टैंड करें
तो एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको उन्होंने एक चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो 89 चैप्टर्स रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने ना यहाँ पे वेर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू एक वैल्यू साइन कर दी असद करके, सही है भाई, या आप कह लें इमरान करके, क्लियर है। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे वेर लास्ट नेम करके एक और वैल्यू साइन कर दी। मैंने यहाँ कंसोल करा फर्स्ट नेम, अगर मुझे इसको कंबाइन करके देखना है तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ताकि मुझे कंबाइन करके दिख जाए, ऐसे ही है भाई। इमरान अली आ रहा है भाई कंबाइन होके। अच्छा, दोनों के बीच में अगर स्पेस चाहिए, एक तरीका है कि मैं यहाँ पे एक स्पेस ऐड करके इस तरीके से प्लस कर दूं, एक तरीका तो ये है, ऐसे ही है भाई। आउटपुट देखें सेम है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूं, इमरान के बाद ना स्पेस दे दूं स्ट्रिंग के अंदर ही, और अब अगर मैं चेक करूं तो आप देखिएगा कि मेरे पास जो है ना वैल्यू अपडेटेड आ रही है, क्लियर है। तो होपफुली तमाम बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है कि दो स्ट्रिंग को जब भी आप कंबाइन कर रहे हैं इसको कहते हैं कॉनकैटिनेट। क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेट। अगर हम यहाँ पे देख लें ना बुक में, तो आप देखें इन्होंने एक सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है जिसमें ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ दो टेक्स्ट को आप कह लें कंबाइन करते हैं, और इनको इन्होंने एक सेपरेट टॉपिक का नाम दे दिया है कॉनकैटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, बस इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक था उसको एक सेपरेट चैप्टर का नाम दे दिया गया है, क्लियर है। होपफुली क्लियर होगा, सही है। नाउ मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। एंड अच्छा, बुक की तरफ ही आ जाते हैं। प्रॉम्प्ट में आप तमाम बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉम्प्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर हो तो भाई आप कह लें कि प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें मैंने कवर करवा दिया ऑलरेडी। नाउ मूविंग ऑन, इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली इफ स्टेटमेंट आप ये कह लें, जैसे कि मैंने क्लास में बताया था कि अगर आप, मैंने बताया था ना कि अगर बैकबोन, मैंने कहा है भाई जावास्क्रिप्ट की फंक्शंस हैं, तो बैकबोन के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप बॉडी में कंसिडर करते हैं ना, तो आप उसको इफ स्टेटमेंट का नाम दे दें कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा तो ही आपको लॉजिक्स क्रिएट करना आएंगी। लॉजिक्स बनाने के लिए या लॉजिक्स खुद से आप कह लें लॉजिक्स अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है भाई। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये यार, अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाए। मिसाल के तौर पे एक गेम है, गेम में क्या होता है कि दो बंदे आपस में फाइट करें, जो लाइक किंग ऑफ फाइटर की तरह, जो ज़्यादा बीट करेगा दूसरे को, उसकी जो आप कह लें पावर है वो उतनी कम होगी, जिसकी पावर ख़त्म हो गई वो जीत जाएगा। यही लॉजिक है ना कि दोनों में से जिसकी भी पावर पहले ख़त्म हो जाए वो हार जाए, ऐसे ही है भाई। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं होता क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ की स्टेटमेंट है, आपने इफ़ लिखा भाई ब्रैकेट्स एंड देन करली ब्रैकेट को आपने क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है। करली ब्रैकेट को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, सही है भाई। बेसिकली इफ का मतलब उर्दू में भी अगर हम देखें ना तो इफ का मतलब होता है अगर, और प्रोग्रामिंग में भी इसका मतलब अगर ही है। अगर ये वाली लॉजिक मैच कर जाए तो आप ये काम कर दीजिएगा, अगर ये लॉजिक मैच कर जाए तो आप ये काम कर दीजिएगा। जिस तरीके से होता था ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड,
यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो बराबर है राइट हैंड साइड पे, जब मैथमेटिक्स में करते थे, हेंस प्रूफ करके। याद है अब तमाम बच्चों को कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सेम इसी तरीके से अगर आपको दो चीजों में कंपैरिजन कराना हो कि भाई ये वाली लॉजिक और ये वाली लॉजिक सेम है, तो आप क्या करेंगे? सही है। देखें प्रोग्रामिंग में ना, मैथमेटिक्स में आप क्या करते थे कि लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड, यही होता था ना भाई कि लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए राइट साइड के। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या कहेंगे कि लेफ्ट साइड ट्रिपल इक्वल्स टू राइट साइड, क्योंकि जो सिंगल इक्वल्स टू है ना, या तो ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज किया जाता है, या जो ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है उसको अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने कहा वेर यूजर नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असद। क्या लिख देता हूँ भाई? असद। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेर यूजर नेम ट्रिपल इक्वल्स टू असद। मैंने कहा चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड की जो जो भी मैंने लिखा है, जो लॉजिक है लेफ्ट हैंड साइड की, वो बराबर है राइट हैंड साइड के। अगर बराबर है तो आप कंसोल कर दो कंसोल डॉट लॉग मैच। सही है भाई, लॉजिक मैच कर गई है। चेक करते हैं इफ अगर ये वाली लॉजिक मैच कर जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैच कर जाए, तो ये वाला कोड चला दीजिएगा आप। सही है, चेक कर लेते हैं। मैंने रन करा, चल गया भाई कोड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। क्लियर है? क्या हो अगर मैं इसको असद की जगह इमरान कर दूं, ये वाली। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के या नहीं? बहुत से बच्चों का आंसर होगा नहीं। जरा चेक कर लेते हैं। मैंने इसको रिलोड करा, मेरे पास कोई कंसोल आ रहा है भाई? कोई कंसोल आ रहा है? नहीं, क्योंकि लॉजिक जो है वो मैच नहीं कर रही है। लॉजिक क्या है? मैच नहीं कर रही है। सही है। इसकी अगर कुछ और एग्जांपल्स भी देखें ना, हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने कहा वेर इफ 1 इक्वल्स टू 1, और बेसिकली लेके चलते हैं ताकि ना आपको चीज़ें समझ आ जाए। बेसिकली ये कोड इस ब्रैकेट का तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक ये लॉजिक मैच नहीं होगी। सही है भाई? इफ का मतलब ये होता है अगर ये काम हो तो ये करना। आ गया। अगर मैं लिख दूंगा ना 1 इक्वल्स टू 2, के एक जो है 2 के बराबर है, अब आप देखिएगा कुछ भी नहीं आ रहा। क्लियर है? तो ये एक बिहेवियर है। अच्छा आप सोचे सर कि हम के जावास्क्रिप्ट में यही करते रहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो सकता है कभी आपको प्रोग्रामिंग करते हुए या कोई लॉजिक बनाते हुए हर दफ़ा तो आपको बराबर की ज़रूरत नहीं होगी ना। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपके पास कोई केस हो, हम एक ना एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई एक ना हम वोटिंग का वो बनाते हैं, वोटिंग फॉर्म कहने, यानी कि कौन कौन वोट दे सकता है और कौन कौन नहीं दे सकता। ठीक है, तो एक यूज़र से प्रॉम्प्ट लेते हैं। मैंने कहा भाई यूज़र एज करके एक वेरिएबल है, और मैंने इसमें कहा आप यूज़र से प्रॉम्प्ट लें, क्या? एंटर योर एज। अब आप देखें मुझे क्या कंडीशन लगानी है, वोट कौन कौन दे सकता है? जिसकी उम्र 18 साल से क्या है भाई? ज़्यादा है। ऐसे ही है भाई, 18 साल से क्या है? ज़्यादा है, वही वोट दे सकता है ना, अदरवाइज तो वोट ही नहीं दे सकते।
बेसिकली ये जो मैंने आपको ट्रिपल इक्वल्स टू ये जो बताए हैं ना, ये होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इनको क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें से मैंने आपको ट्रिपल इक्वल्स टू बता दिया है। और अगर आप बुक में देखें ना तो आई थिंक ये है चैप्टर नंबर 11, ये चेक कर लें। ठीक है भाई, मैंने आपको ट्रिपल इक्वल्स टू बता दिया है। ठीक है, जो कि क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। और अगर आपको ये देखना हो कि लेफ्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर देन और राइट साइड के, जो कि अभी हमें काम करना है, हमें क्या काम करना है कि भाई यूजर की जो एज है वो बड़ी हो किससे? 18 साल से या 17 साल से। अगर यूजर 17 साल से बड़ा है तो इसका मतलब है 18 साल का ही होगा ना भाई, तो इसका मतलब है वोट दे सकता है। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैंने कहा भाई एलिजिबल फॉर वोटिंग। मैंने यहाँ पे पहले लिखा 15, कोई भी कंसोल नहीं आया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, 20 जो है वो ग्रेटर देन है ना भाई 17 से, कंसोल आ गया एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो कहीं पे भी आपको अगर ये चेक करना हो कि लेफ्ट हैंड साइड की जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन हो राइट हैंड साइड के, तो आपके पास एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन का, आप उसको यूज़ करेंगे एंड देन आपका काम हो जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरीके से बुक में अगर आप देखें तो आपके पास एक और ऑपरेटर है। अगर आपको ये चेक करना हो कि वैल्यू ग्रेटर देन नहीं हो, लेस देन हो, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ना अब एक और कंडीशन बनाते हैं। मैंने कहा इफ, कंडीशन क्या होगी, मैंने कहा इफ अगर यूजर एज 19 से कम है, अगर यूजर एज 19 से कम है तो आप यहां पे एक लॉग रख दें, यू आर अ टीनेजर। ठीक है भाई, अगर यूजर की एज 19 से कम होगी, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, जितनी भी हो, लेकिन 19 से कम हो तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? टीनेजर। जरा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा भाई 12, टीनेजर आ गया। लेकिन अगर मैंने एज यहाँ पे 19 लिख दी तो कोई भी कंसोल नहीं आएगा, कोई भी कंसोल नहीं आएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, कुछ ही ऑपरेटर्स हैं जिनके बिहाफ में ना अगर आप इनको समझ लें तो आप अच्छे से लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने ट्रिपल इक्वल्स टू देख लिया, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन देख लिया, दो इन्होंने साइन और बताए हुए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड देन लेस देन और इक्वल्स टू। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ना यही एक ऑन करते हैं प्रॉम्प्ट। अब मैं यहाँ पे ना कंडीशन लिखता हूँ। मैंने कहा अगर यूजर की एज जो भी है, अगर यूजर की एज ग्रेटर देन हो 18 से, तो यूजर एलिजिबल है फॉर वोटिंग। ऐसे ही है भाई। लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि भाई यूजर की एज भले 18 हो, या अगर 18, मिसाल के तौर पे अभी कंडीशन क्या है कि यूजर की एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, 19 हो 20 हो तो चलेगी। लेकिन हो सकता है यूजर की एज ही 18 हो और 18 साल में तो एलिजिबल हो जाते हैं कि भाई वो वोट दे सकते हैं। तो उस वक्त आपको क्या करना होगा? अगर आपको ये करना हो कि भाई या तो ये हो या इससे बड़ा हो, या लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर हो, या तो वो ये हो या इससे अबव हो, तो आप ऑपरेटर यूज करेंगे ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू। मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ, बुक से भी देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। सही है भाई? अब रिलोड करा, पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 17, कोई भी कंसोल नहीं आया। रिलोड करा, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 18, एलिजिबल फॉर वोटिंग आ गया है। क्लियर है भाई? सही है। सेम इसी तरीके से एक और ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ भाई, जो भी यूजर
18 का हो या 18 से कम हो तो उनको आप टीनेजर ही कंसिडर करेंगे। अगर 19 का है तो वो अडल्ट है। ऐसे ही है ना भाई। लेस देन का मतलब क्या है कि या तो 18 के बराबर हो, क्योंकि आगे मैंने इक्वल्स टू भी लगाया हुआ, तो इसका मतलब है या तो 18 के बराबर हो या 18 से कम हो, तभी ये वाली ब्रैकेट की जो भी इस ब्रैकेट में मैंने आप कह लें कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, या लॉजिक जो भी लिखी है वो तभी एग्जीक्यूट होगी। 18 लिखा भाई, एग्जीक्यूट हो गया टीनेजर। अगर मैं यहाँ पे 19 लिख दूँ नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे आप कह लें 6 लिख दूँ, 18 से कम है, टीनेजर आ गया भाई। तो आप तमाम बच्चों को ये चीज़ें समझ आ गई। एक और मैंने आपको ऑपरेटर बता दिया है, लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू। क्लियर है भाई यार? होपफुली आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा। अच्छा, लास्ट हमारे पास एक ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल्स टू। ऑपरेटर का नाम क्या है? नॉट इक्वल्स टू। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने कहा भाई 10 जो हो वो नॉट इक्वल्स टू हो 5 के। कंडीशन क्या है कि 10 जो है वो बराबर नहीं है 5 के। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऑब्वियस सी बात है, सही कह रहा हूँ भाई। 10 जो है वो 5 के बराबर तो नहीं है ना? 10 5 के बराबर है या नहीं? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 नॉट इक्वल्स टू हो 10 के, तो ये गलत हो जाएगी बात कि 10 जो है 10 के बराबर नहीं है। बात गलत हो गई। तो चेक करते हैं कंसोल आ भी रहा है या नहीं। कंसोल आ रहा है भाई? नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर दे दूं, 10 बराबर नहीं है किसके? 5 के। अब जरा चेक करते हैं। रिलोड करा तो आप देखें मेरे पास करेक्ट आ गया भाई कंसोल में। तो इसका मतलब है कि नॉट इक्वल्स टू का जो भी ऑपरेटर है वो भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है और वो भी प्रॉपर चल रहा है। होपफुली तमाम बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी कि तमाम के तमाम ऑपरेटर्स क्या काम कर रहे हैं और कैसे वर्किंग हो रही है। सही है भाई? अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक इफ़ की एक कंडीशन बनाता हूँ। मिसाल के तौर पे कंडीशन क्या होगी? मैंने कहा आइटम टू बाय, मैंने कहा एक ये चीज़ खरीद के लाओ, क्या? रोटी। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको ना पहले वर्बली समझाता हूँ, देन मैं आपको लॉजिक से समझाऊंगा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भाई आप जाएं रोटी खरीदने। अगर रोटी मिल जाए, आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा, आपके पापा ने भेजा, उन्होंने कहा भाई पहले जाओ दुकान पे चेक करो रोटी है, अगर रोटी हो तो रोटी ले आना, नहीं तो पराठे ले आना या चपाती ले आना। अगर रोटी मिल जाए तो रोटी लाना, नहीं तो पराठा या चपाती ले आना। यानी कि एक आपको उन्होंने बैकअप पे कंडीशन बता दी कि अगर आप कह लें रोटी ना हो तो भाई खाली हाथ नहीं आ जाना, बल्कि चपाती या पराठे ले आना। अगर ना मिले ना तो ये ले आना। ठीक है भाई? तो सेम इसी तरीके से अगर मुझे कुछ काम प्रोग्रामिंग में कराना हो, पहली कंडीशन तो ये हो गई, मैंने कहा अगर आइटम टू बाय रोटी हो तो कंसोल हो जाए फाइव रोटी। सही है भाई? अगर रोटी ना मिले, अगर रोटी ना मिले या अगर पहली कंडीशन मैच ना हो, तो जो जैसे आपके फादर ने आपको एक वो कंडीशन बताई थी ना, आप कह लें ऑप्शनल कंडीशन बताई थी, तो वो आप एल्स में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कह देता हूँ console.log, मैंने कहा 5 पराठे। अब जरा चेक करता हूँ, देखें अभी क्या आएगा? वेरिएबल आइटम टू बाय,
ये दोनों कंडीशन मैच कर रही है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, रोटी। ऐसे ही है भाई, ज़रा चेक भी कर लेते हैं। 5 रोटी आ रहे, लेकिन अभी मैं ज्यूम कर रहा हूं रोटी नहीं मिली। वो रोटी लेने गया तो वहां पता चला चपाती है, या आप कह लें नान है। सही है भाई, रोटी लेने गए लेकिन क्या है, नान है। तो मैंने उसे क्या कहा था, मैंने कहा था अगर रोटी नहीं, अच्छा एक सेकेंड, मैंने एक मिस्टेक कर रहा हूं। नान ने यहां पे लिखना है, बल्कि सॉरी, ठीक है, मैंने उन्हें कहा था रोटी लाना। अब वो रोटी लेने गए और ये कंडीशन मैच नहीं करी क्योंकि नान तो दुकान वाले पे। ऐसे ही है भाई। तो मैंने एक बैकअप में कंडीशन बताई थी कि अगर रोटी नहीं मिले तो पराठे ले आना। अब जरा चेक करते हैं ये चल भी रही है या नहीं। अब अगर मैं रिलोड करूंगा तो आप देखें 5 पराठे आ गए। एल्स का काम बेसिकली यही होता है कि अगर आपकी कंडीशन जो है, जो भी आपने इफ़ की ब्लॉक में लॉजिक लिखी है, अगर ना चले तो एज अ बैकअप कंडीशन के तौर पे ये चल जाए, क्योंकि आपको यूज़र को ब्राउज़र में कोई ना कोई आउटपुट तो दिखाना ही होता है ना भाई। आप सोचें अगर वेबसाइट में यूज़र ने कोई क्वेरी करी और आपने उसको कोई आउटपुट ही नहीं शो करा, आपने कहा भाई एरर आया है, तो एरर भी अगर आया है तो आप यूज़र को तो बताएंगे ना कि भाई ये एरर आया है, या जो भी आपने काम करा है वो गलत है। क्लियर है। आप जैसे जैसे आगे वेबसाइट बनाते जाएंगे ना, तो आप जब कोड करेंगे आपको पता चलता जाएगा। अगर आपका कोड सही होगा तो वो सही चल जाएगा, अगर कोड में कोई इशू होगा तो यहाँ पे रेड लाइंस आ जाती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि नहीं भाई कोड में कोई मसला है। सही है। तो सेम इसी तरीके से अगर आपका काम या जो भी आपकी लॉजिक है अगर प्रॉपर सही चल जाए तो इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर कोई मसला आ जाए या वो कंडीशन मैच ना हो तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एज अ बैकअप कंडीशन के तौर पे। अगर उर्दू में हम इसको बताएं, अगर ये हो तो ये कर देना, वरना एल्स आप कहने वरना के तौर पे यूज होता है। अगर रोटी मिले तो आप रोटी ले आइएगा, वरना नान ले आना। अगर रोटी मिले तो रोटी ले आना, मगर अगर ना मिले तो नान ले आना। सही है भाई। तो इस टाइप की आप कंडीशंस बना सकते हैं। होपफुली हमने क्लास में यहीं तक कवर किया था, आप तमाम बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लास इनफ है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।